अच्छा, आपके जानकारी के हिसाब से टोटल हमारे पास जो पेपर आया है उसमें 31 बैंक अकाउंट है, 31 जी। इसमें एफडी अभी भी पड़ी है किसी बैंक में? अब की क्या स्थिति मुझे नहीं पता, मुझे चेक करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, ये सब चीज़ें बड़ा जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये अंदाज है कि मेरे ख्याल से एफडी और सारी चीज़ें एफडी और सेविंग अकाउंट सब मिला करके 4 करोड़ के आसपास बैलेंस होना चाहिए आज की तारीख में हमारे बैंक में, जो हम लोग छोड़ के गए उस आधार पे कह रहे हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और बता दीजिए, जब आप थे उस समय आपके नॉलेज में कितने बैंक अकाउंट थे लगभग टोटल? देखिए, संस्था में ये नहीं केवल यादव संघ मुंबई का एक अकाउंट है। संस्था के साथ जो स्कूल चलता है, स्कूल में हिंदी मीडियम, हिंदी प्राइमरी, इंग्लिश मीडियम, प्राइमरी सेकेंडरी, टीचरों का कुछ वेलफेयर फंड है, कुछ सरकारी जो ज़रूरी होते हैं अकाउंट खोलना, मतलब 7, 8, 9 अकाउंट तो हम समझते हैं कि ऐसे रहते हैं कि जो ज़रूरी रहते हैं स्कूल ऑपरेट करने के लिए, संस्था चलाने के लिए, इंक्लूडिंग यादव संघ का खुद का। अगर वो 2 बैंक में या 3 बैंक में अकाउंट हैं तो उतने मल्टीपल हो गए। ठीक है, क्वेश्चन वो नहीं था, क्वेश्चन का थोड़ा सा एंगल अलग था मेरा पूछने का कि यादव समाज के पास 31 अकाउंट है और एफडी है, तो यादव संघ का जब इनकम टैक्स का फॉर्म भरा जाता है तो उसमें एफडी का डिटेल क्यों नहीं है? आप दे सकते हैं, आपका व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत। मैं ये अब तक जब तक मैं क्या उन्होंने भरा है ये भी नहीं देखा हूँ कि उन्होंने आईटीआर क्या भरा है या भरा है कब तक भरा है, ये भी मुझे बता नहीं पाऊँगा। लेकिन अब इसको मैं प्राथमिकता के पर हमारी कमेटी, ठीक है, आप चुनाव प्राथमिकता के आधार पे सब चीज़ों, चुनाव जीत के आएंगे, उम्मीद करता हूँ आप चुनाव जीत के आएंगे तो इस मुद्दे को रखिएगा कि एफडीआं हैं तो इनकम टैक्स में कि जो फाइल रिटर्न करते समय क्यों नहीं दिख रही है। और समाज के पास, मैं समाज से अनुरोध करता हूँ कि यदि आपके पास कोई डिटेल है तो कृपया हमारे तक पहुँचाने का कष्ट करें। मैं आपसे भी ये भी निवेदन एक करना चाहता हूँ कि 1972 से लेकर के आज 2024 तक कई अध्यक्ष आए भी होंगे, गए भी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल जो है 2011 से लेकर 2013 के बीच का है। सबसे ज़्यादा आपको, और इस चीज़ का भी आप मेरी तरफ से थोड़ा आपसे भी रिक्वेस्ट है, ये भी आप सवाल पूछिएगा कि जो उसके बाद 10 साल अनऑथराइज कमेटियाँ थीं, उन कमेटियों को के कार्यक्रम में हार फूल पहनने के लिए जो लोग जाते थे, आज वही लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। आज उनसे तो पूछें, उन कमेटी के कार्यक्रमों में आप जाते थे और आप एक जिम्मेदार की तरह एक अतिथि बन के जाते थे। उन लोगों से जो सवाल पूछें, उनको आप दूसरे पैनल में लड़ा भी रहे हैं, उनसे ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि आप अपने कार्यकाल में बैंक में कितना डिपॉजिट किए पैसा। आपका सवाल उचित है, लेकिन आपने जो सवाल पूछा था हमने पहले ही वो पूछ लिया था कि इस समाज में जो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, वो दागी जो कमेटी में रह चुके हैं और उनके ऊपर दाग है, तो आप लोगों ने अपने कमेटी में क्यों लिया? ये सवाल था। सब ने अपने अपने हिसाब से दिया। कल के पैनलिस्ट आए थे, उन्होंने बोला कि उनका दाग सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है भैया, जब सिद्ध होगा तब ठीक है। तो क्वेश्चन यही था कि जब कमेटी में ऐसे लोग आ रहे हैं, आपको पता है, और फिर आप रख रहे हैं, तो आने के बाद तो वही करेंगे काम। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जब तक कानूनी प्रक्रिया से कोई दागी सिद्ध ना हो जाए, उसे दागी कहना ही गलत है। अगर किसी ने गलती की है, उसको सज़ा मिली है और उसने सज़ा का प्रायश्चित करके समाज में आकर लोगों ने कहा और फिर से वो शुद्ध रूप से लड़ाई लड़ रहा है, काम कर रहा है, तो उसे दागी नहीं कहा जा सकता। मेरी बातें जो सुन रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने इन पैनलिस्टों का लिस्ट देखा है। एक बात गौर करने जैसी है, इसमें डॉक्टर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, पत्रकार भी हैं और समाज सेवक भी हैं, लेकिन फिर कहूँगा कुछ दागी लोग भी हैं। विनोद जी, आपसे सवाल ये सवाल है कि जो लोग अभी जिनकी जिक्र चल रही है कि जिन्होंने कब्जा कर लिया, बाहुबली, कल अजय जी के पोस्ट में बाहुबली का शब्द यूज़ हुआ था, ये बाहुबली लोग का कितना बड़ा स्ट्रांग है बाहुलोगी कि चुनाव जीतने के बाद इनसे लड़ाई लड़नी है आपको? देखिए, बाहुबली शब्द जो है अब यादव समाज के इनको देख लीजिए।
सारे सवाल तो वही जवाब दे रहे हैं, सारे तो बेसिकली देखिए हम तो एक मिनट जनता और भैया, समाज से एक- बड़ा बाहुबली कोई नहीं है। हाँ ये तो मान रहे हैं, आप समझ लीजिए। हम भी मान रहे हैं। ये अगर कोई नैरेटिव बना रहा है कि फला आदमी की बाहुबली और उसकी वजह से लोग चले गए, ये सब बिल्कुल गलत है एकदम। सब फर्जी लोग हैं और फर्जी लोग के अंदर कोई नैतिक बल नहीं होता है। आप समझ लीजिए, अगर चुनाव हो रहा है और चुनाव इलेक्शन कमीशन करा रहा है तो किसी ने जो है दूध नहीं पिया कि लोकतंत्र के अंदर उसको रोक सके। ये तो सही बात है, सिस्टम उसको हमको कोई प्रयास नहीं करना है। सब देख लेना कि 8 तारीख को यदि जो भी चुनाव होगा ढंग से। एक बात और भी मैं कहना भूलूंगा, आप कहें इजाज़त दें तो उसको मैं, आज भी कुछ लोग चाह रहे हैं कि चुनाव न हो पाए, न हो, टल जाए। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 4 तारीख को इसकी हेयरिंग है, 4 तारीख को हेयरिंग है। समाज के लोगों को बताना चाह रहे हैं 4 तारीख को हेयरिंग है चुनाव को रोके जाने की प्रतिक्रिया के लिए। तो 4 तारीख को हेयरिंग है, लेकिन हेयरिंग में सोचने वाली बात यह है, आज हेयरिंग के लिए जो है उसमें नोटिस 22 तारीख को जो तारीख थी उसमें नोटिस हम लोगों को भी आई थी। हम लोगों ने अपना एडवोकेट खड़ा किया, हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन किसी पैनल के लोग को भी नोटिस अन्य पैनलों को भी आई थी, उन्होंने कोई भी हाजिर नहीं हुआ। और हाजिर भी एक जन उसमें हुए भी तो वो उसके समर्थन देते हुए कि चुनाव जो लोगों ने पिटीशन डाला उसका समर्थन देते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए, उन्होंने विरोध नहीं किया उसका। तो ये दिल से पता नहीं, ये लोग दिल से चाह रहे हैं कि नहीं चुनाव हो या ना हो, लेकिन ये चुनाव हो के रहेगा। पूरी हम लोग ताकत लगा के चुनाव लड़ेंगे। फैसला जो भी आएगा लोकतांत्रिक फैसला होगा। जो बोलता है, आपने जो लोगों से जो है ये विनंती करता है, जो अनुरोध करता है, वो एक महत्वपूर्ण होता है। गोली नहीं चलती लोकतंत्र के अंदर, और ये हम ना बर्दाश्त करेंगे। समाज जो है सबको साथ लेके चलने का काम। ये जो गाला वाला है टॉपिक, गाला वाला एक पैनल तो जीत गया, बोलता हम तो ये देखना चाह रहे थे, हम तो जीत गए, आ गए। तो सोच सबकी अलग है, सोच अपनी अलग। विनोद जी सवाल आपसे ये पूछना था मुझे, समाज का इतना बड़ा जो नुकसान हुआ यादव संघ का, ये क्या पैरवी बराबर नहीं हुई इसके लिए हुआ? देखिए कहते हैं ना, अतीत को आप खोदेंगे तो कब्र खोदेंगे तो उसमें से मुर्दा ही है। छोड़ दें। नहीं, तो मेरा कहना ये है कि हमें विकास के लिए आगे बढ़ना है। नहीं, इसको छोड़ दे, 5 करोड़ का नुकसान हुआ उनको। देखिए अभी आप कह रहे थे सीज हो गया, मैं जो भी आपके माध्यम से मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा यादव भाइयों से, यदि आप यदुवंशी एकता पैनल को जिता के ला के देते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आईटी कमिश्नर से लेके आईटी विभाग में मेरे जो अपने सोर्स है वो पैसे टैक्स भरने के बाद जो पैसे यादव संघ के हैं मैं उसे वापस दिला दूंगा। ठीक है, चलिए, इन्होंने बड़ा प्रॉमिस कर दिया विनोद जी ने। सवाल तो बहुत सारे हैं, सबको लिया नहीं जा सकता। कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके सिर्फ हाँ और ना में सवाल को आपको जवाब देना है। टीचर भर्ती में आपका कोई साइन नहीं? मेरा कोई योगदान, मतलब मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कहीं। आप साबित नहीं कर सकते, कोई भी साबित नहीं कर सकता कि उसमें मैं, एक हमारी कमेटी जब तक वहाँ पे पावर में थी, उसके अलावा कोई जितनी भर्ती हुई आज तक कुछ मुझे उसके बारे में। एफडी के बारे में? एफडी के बारे में जो मुझे खुलासा करना था मैंने कर दिया कि एफडी किसी ने न तोड़ा है, न कहीं एफडी का मिसयूज हुआ है। जो भी एफडी गई होगी वो इनकम टैक्स के ही डिपार्टमेंट में ही गई होगी, इसके अलावा कहीं नहीं गई। अच्छा, एक लास्ट है आप लोगों से सवाल, आप जीत के आओगे तो यादव समाज के लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं जितना इस चुनाव में एक दूसरे के प्रति घृणा फैलाई जा रही है और जितना लोगों के प्रति जो है नफ़रत की बातें बोई जा रही हैं, मैं प्रयास करूंगा कि सारे पूरे समाज इकट्ठा हो, नफ़रत की खाई ख़त्म हो, आपसी प्रेम भाव सद्भाव हो। एक बात सबसे ज़रूरी वो है। इसके बाद दूसरी प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि मैनिफेस्टो जो है उसको सुधारने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और साथ ही साथ जो ये वोटरों की यादी है उस पर भी आज तक कहीं जो है कोई संशोधन नहीं हुआ है। 2072 से लेके आज तक पता नहीं 13,400 लोग दिखाने में दिख रहे हैं, लेकिन कल आपने बोला था भिवंडी में 400 वोट है। हाँ, 13,400 टोटल। अच्छा, टोटल, मैं भिवंडी की बात नहीं कर रहा। मुझे लगा भिवंडी का 400 की बात हुई। 13,400 के लगभग कुछ वोट हैं और उसको जो है उसमें अगर मौके पे देखा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि 5,000 की ज़्यादा वोट होंगे। तो उसका भी एक संशोधन का काम होगा और संशोधन का और बाईलॉज का जब हो जाएगा तो नई मेंबरशिप को भी चालू, नए लोगों को जोड़ने का भी काम, उसमें सदस्य बनाने का काम उसमें करना
एक प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जैसा कि विनोद भाई ने कहा कि इनकम टैक्स में जो हमारा नुकसान हुआ है या जो पैसे ले गए हैं, अपील के माध्यम से कानूनी तरीके से जिस भी तरीके से हो संस्था का पैसा वापस संस्था में लाया जाएगा। और शिक्षा में जो हमारी स्कूल एक चल रहा है, कई सालों से उतना ही चल रहा है, उसको इस स्तर को सुधारते हुए और ऊपर हम लोग शिक्षा के बारे में क्या कर सकते हैं वो हम लोग उसको किया जाए। होनहार छात्रों को जो है छात्रवृत्ति दिया जाए। और एक बहुत बड़ी समस्या होती है हेल्थ सर्विसेज में, किसी के लिए दवा के लिए या इसके लिए कोई बड़े रोग में लोग बहुत बेजार हो जाते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं कि बड़ा खर्चा है, तो उसमें भी एक सहयोग यादव संघ की तरफ से होना चाहिए। एक बड़ा क्वेश्चन रह गया। अभी तक 3 पैनलिस्टों से बात हुई है, तीनों पैनलिस्टों में से किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो बाहुबली कब्जे में हैं, जिनके स्कूल कब्जे में हैं, चला रहे हैं, ठीक है, उन पे कार्रवाई कब होगी। ये देखते हैं चौथे पैनलिस्ट पे उनका जवाब आता है कि नहीं। हमारे पैनलिस्ट आर्यन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है कि जो विद्यालय का जो स्थिति है बिल्डिंगों की, महापालिका ने कभी नोटिस भी दिया है 1 या 2 बार। तो हम उम्मीद करते हैं आपके जवाब का कि जीत के आने के बाद उस बिल्डिंग का नूतनीकरण करने के लिए या नया रूप से बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे हमारे धरोहर हैं, तो उस बिल्डिंग को नया रूप देने का या बिल्डिंग को रख रखाव के लिए कुछ आपके पास प्लान होगा? नई बिल्डिंग बनाने के लिए देखिए, ऐसा है कि उसका तो पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के ऊपर वो कोई आरसीसी स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ता गया, लोड बेरिंग या जहाँ भी जो ज़रूरत पड़ी उस ढंग से वो बना हुआ है। और हमारे समय में 2011 में मैं पर्सनली एक हमारे दोस्त थे स्ट्रक्चरल ऑडिटर, उनको हमने बुला करके एक बार ऑडिट उसको कराया था उस चीज़ को। तो उन्होंने उस समय कहा कि कम से कम ये जो है 5-7 साल और चल जाएगा। और हम लोगों का ये प्रोग्राम भी था कि आगे जो इसको माइनॉरिटी के लिए हम लोग एप्लीकेशन कर दिए थे मंत्रालय के अंदर। माइनॉरिटी संस्था एक होती है जो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी एक संस्था होती है, उसका हमने एप्लीकेशन उस समय किया था कि ये संस्था का हमारे पास सर्टिफिकेट जिस दिन आ जाएगा तो उस दिन हम लोग बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे और बड़े पैमाने पर जो है एक बड़ा कॉलेज के साथ बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे। तो ये वो काम हमारा वहीं से पेंडिंग रह गया है, उसको हम वापस उस डर्रे पे लाएंगे। और जहाँ तक आपने कार्रवाई की बात किया थी, हमने कभी नहीं कहा कि किसी दागी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये है कि हमारी प्राथमिकता ये नहीं कि केवल जो है सबको जेल में डाल दो। हमारी पहले तो यह है कि पहले जो चीज़ है उसको सुरक्षित रखिए, सुरक्षित रखने के साथ साथ उसको जो नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं उनको भी जो है समाज के सामने उनका पर्दाफाश करते हुए उनको जो भी कानूनी सज़ा होगी वो दिला जाए। फिलहाल एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इस समय उत्तर भारतीयों के लिए सिर्फ राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज है जो नॉर्थ इंडियन को एडमिशन दे देता है मदर टंग के वजह से। और इसके अलावा शायद मेरी जानकारी के हिसाब से हिंदी लैंग्वेजिस्ट कॉलेज दूसरा नहीं है कोई, ठीक है, इस पर बात करेंगे। और समाज के लोगों से कहना है कि आपने यदुवंशी एकता पैनल का सारा चीज़ सुना, समझा और सवालों का जवाब देते रहे। अब देखते हैं अगले पैनलिस्ट का इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी, चूँकि न्यूट्रल लोग हैं, किसी का समर्थन न करते हुए, लेकिन जो सच्चाई है वो सारी पैनलिस्टों की बात सुन करके उस सच्चाई को लोगों के सामने रखने का काम करेंगे। अजय भाई ने सारी बातें कह दी हैं, बस मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, हम लोग सकारात्मक लोग हैं, हमारी सोच सकारात्मक है, यदुवंशी एकता पैनल जो है वो सकारात्मक है। आप लोग एक बार मौका दीजिए। अजय भाई ने प्रॉमिस किया है कि हमारे स्कूल को जो माइनॉरिटी का स्टेटस दिलाना है और जो पैसे इनकम टैक्स में गए, मैं अपनी तरफ से 2 वादे करना चाहूँगा। माइनॉरिटी स्टेटस दिलाने में, चूँकि मैं मंत्रालय में रिपोर्टिंग में हूँ, मेरा बहुत बड़ा योगदान समाज को मिल सकता है, एक वो। और इनकम टैक्स में मेरे अपने सोर्सेस हैं, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, जो पैसे टैक्स काटने के बाद जो हमारे समाज के हैं उसको मैं निश्चित ही दिला दूंगा, पर मौका दीजिए और विश्वास करिए। दीपक जी, आप ये भी बोल दीजिए कि जो दागी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बस सारे प्रोसेस पूरे हो जाएंगे। मैं तो यह कहना चाहता हूं, दागियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन दागियों का
जो समर्थन करते हैं और जो दागियों के साथ रह के दूसरों को जेल में डालने की बात करते हैं, वो सबसे बड़े गुनाहगार हैं। पहले उनकी अपनी अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम क्या है। समाज के लोगों को देखना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए, कौन दागी है वो तो सामने आ जाएगा, और किसका सपोर्ट कर रहे हैं ये ध्यान रखें कि दागियों से दूरी बनाए रखें। समाज की बात है। धन्यवाद।